नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आइए इस क्लास में हम लोग देखते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है होने वाली है। तो हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग हिंदी देखेंगे और हिंदी जो होगा टीजीटी के लिए होगा और पीजीटी के लिए क्लास है, जिसमें आपको मिलेगा संपूर्ण साहित्य मिलेगा और व्याकरण से क्वेश्चन लिया गया है। और ये क्वेश्चन जो होंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे लिया गया है। और जो भी क्वेश्चंस लिया गया है उसका डिस्कशन जो होगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन से जोड़ के आपको डिस्कशन आपको कराया जाएगा। आज का जो सेट नंबर है वो जो है सेट नंबर 10 है। इसके पहले सेट नंबर 9 तक जो है आपको अच्छे ढंग से आपको डिस्कशन कराया जा चुका है। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर सेट 9 तक सेट 9 तक प्रैक्टिस सेट को अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्कशन कराया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं सेट 10 से आज जो है हिंदी का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। 1 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1 नंबर कह रहा है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से इतिहास लेखक हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, वो जो है मिश्र बंधु हैं। कौन है जी? मिश्र बंधु। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इन्हीं के ग्रंथ में जो मिलता है 5000 कवियों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। मिश्र बंधु का कौन सा ग्रंथ है? तो इनका जो है ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। कौन सा ग्रंथ है? मिश्र बंधु विनोद। इसी ग्रंथ में जो है 5000 कवियों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कहे कि मिश्र बंधु विनोद जो है किसकी रचना है, तो मिश्र बंधु की रचना है। आप जानते हैं कि मिश्र बंधु में कितने भाई थे जी? 3 भाई थे। तीनों का नाम जो है बिहार स्टेट 2025 में इस बार पूछा हुआ था। तो ध्यान देंगे, पहला का नाम जो है गणेश बिहारी, दूसरा जो है श्याम बिहारी और तीसरा जो है सुखदेव बिहारी। ध्यान से याद रखेंगे, पहला गणेश बिहारी, दूसरा श्याम बिहारी और तीसरा जो है सुखदेव बिहारी है। इनकी रचना क्या हो जाएगी? मिश्र बंधु विनोद हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो शिव सिंह सेंगर जो हैं इनकी एक रचना है शिव सिंह सरोज। कौन सी रचना है जी? शिव सिंह सरोज। याद रखिएगा, कहे कि शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? तो शिव सिंह सेंगर की रचना है। और ये रचना कब प्रकाशित होती है? शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में प्रकाशित होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सर जॉर्ज ग्रियर्सन भी आए हुए हैं। इनका भी एक ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका ग्रंथ है? तो ग्रियर्सन जी का है। कब लिखा गया है? 1888 में लिखा गया है। आप जानते हैं शुक्ल जी का भी एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। कहे कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसका डिस्कशन जो है कई बार हम करा भी चुके हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। उद्गम और विकास के लेखक का आपको क्या करना है? नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी को, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि 11 दिन का समय जो है किसकी कहानी है, तो रामचंद्र शुक्ल की है। चिंतामणि किसका निबंध है? तो रामचंद्र शुक्ल का ही निबंध है। अगर कहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो याद रखिएगा इनका रचना जो है आलोक पर्व। कहे कि आलोक पर्व रचना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो क्या याद रहेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
3 कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहे कि पृथ्वीराज रासो जो है किसकी रचना है, तो बताया गया है आपको ये जो है चंद्रवरदाई की रचना है। किसकी है जी, चंद्रवरदाई की क्या है ये रचना है। ध्यान दीजिएगा चंद्रवरदाई को जो है ये हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि कहा जाता है। हिंदी साहित्य का महाकवि किसे कहा बोला गया है, चंद्रवरदाई को बोला गया है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहे कि डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो। कहे कि डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। और किसने कहा है कि पृथ्वीराज रासो जो है डिंगल साहित्य का प्रथम काव्य है, तो राम कुमार वर्मा ने कहा हुआ है कि पृथ्वीराज रासो जो है डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य है। अब देखिएगा, आपसे अगर कहा जाए कि श्रावकाचार्य, श्रावकाचार्य जो है ये किसकी रचना है, तो ध्यान दीजिएगा आप, ये रचना जो है किसकी है, देव की रचना है। श्रावकाचार्य देव की रचना है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो पाहुर दोहा, इसमें छोड़ दिया है, पाहुर दोहा कहा जाए किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये मुनीराम सिंह की रचना है। पाहुर दोहा जो है मुनीराम सिंह की क्या है, रचना है। अगर आपसे पूछे कि भारतेश्वर, भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जो है शालिभद्र सूरी की क्या है, रचना है। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, तो शालिभद्र सूरी की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वीराज रासो जो है इसमें किस छंद की प्रधानता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है छप्पय छंद की क्या है, प्रधानता है। और छप्पय छंद में याद रखेंगे कितने चरण होते हैं जी, 6 चरण होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, तो ध्यान दीजिएगा पुरुष परीक्षा जो है ये जो है विद्यापति की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेट 2025 में पूछा हुआ है कि अभिनय जयदेव, क्या पूछा था जी, अभिनय जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है। यही क्वेश्चन पूछा है कि अभिनय जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है, तो विद्यापति को जाना जाता है। अब पूछ भी आपसे सकता है कि मैथिल कोकिल किसे कहा गया है। मैथिल कोकिल किसे कहा गया है, तो विद्यापति को ही मैथिल कोकिल भी बोला गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहता है कि कीर्तिलाता, क्या कहता है, कीर्तिलाता और कीर्ति पताका, ये 2 रचना है। कीर्ति पताका, कहे कि कीर्तिलाता और कीर्ति पताका किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है। और ये कीर्तिलाता और कीर्ति पताका जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा इसको लिखा गया है अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिएगा, यहाँ पर जो है आपको हम बताए थे कि आचार्य देवसेन यानी कि देव की रचना जो है कौन सी रचना है, अभी आया भी था ऑप्शन में, तो इनका जो है श्रावकाचार्य, याद रखेंगे श्रावकाचार्य जो है देव की रचना है। तो इतना चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर से स्टेट 2025 के एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा था, इनकी एक रचना उठा के दे दिया था, वर्ण रत्नाकर। कहा था कि वर्ण रत्नाकर जो है किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। इस क्वेश्चन से जो है 4 नंबर क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जो है स्टेट 2025 में पूछा हुआ है। आपको नहीं विश्वास है तो आप जो है आप देख सकते हैं, पूछा हुआ था कि वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। अभिनय जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है, तो विद्यापति को जाना जाता है। आप वहां से मैच कर सकते हैं कि पूछा है कि नहीं पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कबीरदास की भाषा कैसी थी, तो ध्यान रखिएगा इनकी भाषा जो थी सधुखरी थी। कैसी थी जी, सधुखरी थी। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर देखिएगा सधुखरी भी थी और पंचमेल खिचड़ी भी थी। पंचमेल खिचड़ी भी क्या थी, इनकी भाषा थी।
तो ऑप्शन में एक ही मिला शतुक्री, तो शतुक्री राइट आंसर हो गया। लेकिन अब समझिएगा, अगर प्रश्न कहे कि कबीरदास की भाषा को शतुक्री किसने कहा है, तो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। कबीरदास की भाषा को क्या कहते हैं, शतुक्री कहते हैं। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने बोला है, तो श्याम सुंदर दास ने। किसने बोला है जी, श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। अब जो है आपसे जो है एग्जाम में कभी कभार पूछ सकता है कि कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, तो इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कहे कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, हरिऔध के द्वारा लिखा गया खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रिय प्रवास जो है हरिऔध के द्वारा खड़ी बोली में लिखा जाने वाला पहला महाकाव्य है। 1914 में ये लिखा जाता है। अब अगर आपसे कहता है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। और पद्मावत किसकी रचना है जी, पद्मावत जायसी की रचना है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है गोरख जगायो जोग भगाते भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है, किस रचना में ये काव्य कृति जो है देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान देंगे ये कृति जो है आपको कवितावली में देखने के लिए, रचना पंक्ति जो है कवितावली में देखने के लिए मिल जाता है। तो ध्यान देंगे ये रचना जो है किसकी रचना है कवितावली, तो याद रखिएगा ये तुलसीदास की रचना है। किसकी है जी, तुलसीदास की ये रचना है। और ध्यान दीजिएगा तुलसीदास की एक और भी रचना है रामचरितमानस। क्या है जी, रामचरितमानस। और एग्जाम में पूछता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा अवधी भाषा में ये रामचरितमानस लिखा गया है। इसके अतिरिक्त जो है आप देख सकते हैं तुलसीदास की और भी रचना देख सकते हैं जो एग्जाम में बन सकता है। जैसे कहे कि वैराग्य संदीपनी किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास के द्वारा। रामाज्ञा प्रश्न तुलसीदास के द्वारा। कवितावली आप देख ही लिए। दोहावली पूछ सकता है किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास के द्वारा। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, बीजक। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो उन्हीं के शिष्य ने धर्मदास ने क्या किया था, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए। गोकुल सवै गोपाल उपासी जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत ईशुपुर काशी में ईशुपुर से व्यंजित अर्थ है, मतलब ईशुपुर का इसमें क्या अर्थ बताया गया है, तो इसमें बताया गया है शिव की नगरी बताया गया है। क्या बताया गया है, शिव की नगरी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप बताइएगा कि काशी से कौन सी पत्रिका जो है प्रकाशित होती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो होगा 8 नंबर होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है। तो ध्यान रखिएगा विज्ञान गीता के रचनाकार जो हैं आपके केशव दास हो जाएंगे। और केशव दास जो हैं रीतिकालीन कवि हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और केशव दास जो है अलंकारवादी कवि भी है, रीतिकालीन कवि हैं और अलंकारवादी कवि भी हैं। अब देखिएगा इन्हें बोला गया है, केशव दास को क्या बोला गया है, कठिन काव्य का प्रेत। क्या बोला गया है जी, कठिन काव्य का प्रेत। कहे कि कठिन काव्य का प्रेत जो है किसे कहा गया है, तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। और किसने कहा है, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, तो शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा कहे कि छंदों का अजायब बघड़ किसे कहा गया है, तो छंदों का अजायब बघड़ जो है इन्हीं की रचना, किसकी रचना, केशव दास की एक रचना है। कौन सी रचना है, रामचंद्रिका। केशव दास की ही रचना है रामचंद्रिका। केशव दास की रचना रामचंद्रिका को क्या बोला गया है, छंदों का अजायब बघड़ बोला गया है।
और कहे कि छंदों का अजायब बघड़ किसने कहा है, तो उसका नाम याद रखिएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या है जी? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका रचना को क्या बोला है? छंदों का अजायब बघड़ बोला है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखेंगे केशव दास की रचना जो है, जैसे आप रसिक प्रिय याद रखेंगे, कवि प्रिय याद रखेंगे, नख सिख याद रखेंगे, केशव दास की ही क्या है जी? रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 नंबर कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? अभी बताए हैं। तो केशव को, यानी केशव दास को क्या बोला था? कठिन काव्य का प्रेत बोला था। और केशव दास की प्रमुख रचना जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे याद रखेंगे नक्सिक याद रखेंगे, इनकी जो है कवि प्रिय याद रखेंगे, रामचंद्रिका याद रखेंगे। रामचंद्रिका को क्या बोला गया है? छंदों का अजायब बघड़ बोला गया है। किसने बोला है? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को क्या बोला है? छंदों का अजायब बघड़ बोला है। कठिन काव्य का प्रेत किसे बोला गया है? केशव दास को। किसने बोला है? तो शुक्ल जी ने बोला है। अब देखिएगा केशव दास जो हैं रीतिकालीन कवि हैं और भूषण भी जो हैं रीतिकालीन कवि हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देव की रचना अभी हम बताए थे कि याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है, श्रावकाचार। श्रावकाचार का किसकी रचना है? तो देव की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु जी जो हैं खड़ी बोली में रचना करते हैं, कविताओं का संग्रह जो है उनका किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा इनका जो है फूलों का गुच्छा नाम से क्या हुआ है? प्रसिद्ध हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिएगा ये खड़ी बोली में, खड़ी बोली में इस नाम से प्रसिद्ध है, फूलों के गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। एक और इनकी कविता आप देख सकते हैं, जैसे इनका जो है दशरथ विलाप, दशरथ विलाप, ये भी जो है क्या है? खड़ी बोली में ही है, खड़ी बोली में ही है दशरथ विलाप। इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। भारतेंदु जी की एक पत्रिका याद रख सकते हैं आप, कवि वचन सुधा। ये एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। कहे कि कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? तो किसकी हो जाएगी? भारतेंदु जी की हो जाएगी। कहे कि बाला बोधनी, कहे कि बाला बोधनी किसकी पत्रिका है? तो भारतेंदु जी की पत्रिका है। कहे कि हरिश्चंद्र मैगजीन किसकी पत्रिका है? तो भारतेंदु जी की पत्रिका हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कह रहे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? सबसे पहले जान लीजिए कि प्रिय प्रवास जो है इनका क्या है जी? ये महाकाव्य है। किसका महाकाव्य है? तो हरिऔध जी का महाकाव्य है। यह कब आता है जी? 1914 ईस्वी में क्या होता है? इसका प्रकाशन होता है। और ये किस में लिखा गया है? तो खड़ी बोली में क्या किया गया है? लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ये गारे का। अब देखिएगा इसमें अगर कहा जाए प्रिय प्रवास में कितना सर्ग है, तो याद रखिएगा इसमें जो है 17 सर्ग है। सर्ग का मतलब समय, इसमें 17 सर्ग का वर्णन है। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का और भी रचना है, जैसे पारिजात। पारिजात में पूछा जाए कितना सर्ग है, तो याद रखिएगा इसमें 15 सर्ग है। इनकी एक और रचना है वैदेही वनवास। कहे कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये रचना जो है हरिऔध जी का रचना है, और ये 1940 में ये रचना आता है। और इसमें अगर पूछा जाए कितना सर्ग है, तो याद रखिएगा इसमें 18 सर्ग है। अब आप बताइएगा कि रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं 12 नंबर। 12 कह रहा है कि हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो ये जो है निराला जी हैं। इनका पूरा नाम जो होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होता है। अब ध्यान दीजिएगा जो निराला जी हैं
ये जो है मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि हैं, इसलिए इन्हें मुक्तक छंद या केंचुआ या रब्बर छंद भी बोला जाता है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इनकी कुछ रचना हम लोग निराला जी की देख लेते हैं, जो मुक्तक छंद में रचना है। निराला की मुक्तक छंद में कौन सी रचना है? तो इनका मुक्तक छंद में रचना है जूही की कली। याद रखिएगा, जूही की कली जो है मुक्तक छंद में क्या है? रचना है। और इस रचना का प्रकाशन जो होता है कब होता है? 1916 ईस्वी में होता है। अब देखिएगा, निराला की रचना जो है, एक और भी रचना है, जैसे तुलसीदास। कह सकते हैं कि तुलसीदास किसकी रचना है? निराला की रचना है। कहेगा कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? निराला की रचना है। परिमल किसकी रचना है? निराला की है। गीतिका किसकी है? निराला की है। अब देखिएगा, धूमिल की रचना अगर कहे तो याद रखिएगा, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, ये किसकी रचना है? तो धूमिल की ये रचना है। अब देखिएगा, अज्ञे जी की पहली रचना अगर पूछे कि अज्ञे जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा, भग्नदूत जो है अज्ञे जी का प्रथम काव्य संग्रह है, भग्नदूत। अगर कहे कि अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है, तो याद रखिएगा, आंगन के पार द्वार रचना पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कब मिला हुआ है? 1961 में आंगन के पार द्वार रचना पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। एक इनकी रचना है, कितनी नावों में, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। कब? तो इससे 6 साल बाद, तो 1900 कितना हो जाएगा? 67 में इन्हें क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम होता है गजानंद माधव मुक्तिबोध होता है। तो इतना चीज़ अगर ध्यान रखते हैं तो यहाँ से 1 नंबर जो है आपके एग्ज़ाम में कंफर्म हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो होगा 13 नंबर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर ये किसकी रचना है? तो ये जो है आपका जो है अज्ञे जी का रचना है। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम जो होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे होता है इनका पूरा नाम। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 14 नंबर कह रहा है कि अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? अन्न है मेरे शब्द ये किस कृति की रचना है? तो ये जो है एकांत श्रीवास्तव की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? तो ये नाटक संग्रह जो है ममता कालिया का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ममता कालिया का नाटक देख ली, यहाँ रहना मना है। इसके अतिरिक्त इनका एक और भी नाटक है, आप नहीं बदलेंगे। किसका नाटक है? तो ममता कालिया का नाटक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि महादेवी वर्मा का काव्य संकलन का नाम क्या है? इनके काव्य संकलन का नाम जो है यामा है। क्या है जी? यामा है। और यामा रचना पर इन्हें क्या मिलता है जी? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। कहे कि यामा रचना पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है? तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ध्यान दीजिएगा, यह कथन जो है शुक्ल जी का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, शुक्ल जी का जो निबंध है उनके निबंध का नाम जो है चिंतामणि है। क्या है जी? चिंतामणि है। और एक बार तो स्टेट 2025 में ही पूछा हुआ है कि कविता क्या है किसकी रचना है? कविता क्या है ये किसकी रचना है? ये भी शुक्ल जी की ही रचना है। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? तो शुक्ल जी की ही
कहानी है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। कहे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका ग्रंथ है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आलोक पर्व किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शीरीष के फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है एक जमीन अपनी जो है मृदुला गढ़ की रचना नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। तो जो गलत था वही हमारा सही हो गया। प्रभा खेतान की रचना क्या है, अपने अपने चेहरे, बिल्कुल सही है। नासिरा शर्मा का है ठीकरे की मंगनी, ये भी सही है। सूर्यबाला का है अग्नि पंख, ये भी क्या है आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि जो गलत था वही आपका आंसर होना चाहिए था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 18 नंबर देख लीजिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है। अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास आपको बताना है। इनका प्रथम उपन्यास जो है बूंद और समुद्र है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहे कि अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास कौन सा हो जाएगा, तो बूंद और समुद्र हो जाएगा। अब देखिएगा, जो मानस का हंस है ये भी जो है अमृतलाल नागर का है। मानस का हंस भी क्या है, अमृतलाल नागर की रचना है, लेकिन इसमें जो है किसकी जीवनी दिखाया गया है, तो इसमें जो है तुलसीदास की जीवनी को और व्यक्तित्व को क्या किया गया है, इसमें दिखाया गया है। इसलिए बहुत फेमस हो जाता है। कहे कि अमृतलाल नागर के किस रचना में तुलसीदास की जीवनी और व्यक्तित्व को दिखाया गया है, तो मानस के हंस में। अमृत और विष भी किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर की ही रचना है। एकदा नैमिषारण्य ये किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर की ही ये रचना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मानस का हंस फेमस है, इसकी रचना याद रखेंगे। 1972 में इसका क्या होता है, प्रकाशन होता है, रचा जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर देख लीजिए। 19 नंबर भी बहुत फेमस है। करेगी आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है, तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका जो है कौन है, मन्नू भंडारी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पर कहता कि महाभोज जो है किसका उपन्यास है, तो महाभोज भी मन्नू भंडारी का ही क्या है, उपन्यास है। अब देखिए कृष्णा शोभती का उपन्यास जो है जिंदगी नामा, बहुत पूछा जाता है। जिंदगी नामा जो है कृष्णा शोभती का है। मित्रों मरजानी किसका है, कृष्णा शोभती का ही है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है। जैनेन्द्र कुमार की कहानी जो है कौन सी नहीं है, देखिएगा रात्रि की महक जो है ये जैनेन्द्र की नहीं है, ये किसकी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की क्या है, कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिएगा जैनेन्द्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ जान लेते हैं। बहुत बार प्रश्न जो है ये पूछा हुआ है कि जैनेन्द्र का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम जो है क्या है, आनंदी लाल है। आनंदी लाल, जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम क्या है, आनंदी लाल है। अब देखिएगा जैनेन्द्र की प्रथम कहानी अगर पूछा जाए तो इनकी प्रथम कहानी का नाम जो है क्या है, खेल है। क्या है जी, प्रथम कहानी का नाम खेल है। और खेल कहानी कब आती है, तो 1928 ईस्वी में आती है। तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसकी अन्य कहानी में, जैनेन्द्र की अन्य कहानी में भी आप देख सकते हैं, जैसे जो है इनका जो है दो चिड़िया है, इनका जो है फांसी है, ये जैनेन्द्र की कहानी है। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है 21 नंबर, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है, तो मृदंगिया जो है रसप्रिया कहानी का पात्र है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिएगा लाल पान की बेगम किसकी कहानी है, तो ये जो है लाल पान की बेगम जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की ही कहानी है। पंच लाइट भी किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का ही है। रस प्रिया भी फणीश्वर नाथ रेणु का ही क्या है,
रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक हैं। तो सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मंजुल भगत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत फेमस है। कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? तो ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किस में मिलेगा आपको? कल्पलता में मिलेगा। कल्पलता में मिलेगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कल्पलता क्या है? निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल भी निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कुटज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। आलोक पर्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। और आप जान लीजिए कि आलोक पर्व रचना पर ही 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो अर्धनारीश्वर निबंध जो है किसका? रामधारी सिंह दिनकर का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। किस रचना पर? तो उर्वशी रचना पर इन्हें क्या कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। यदि आपसे कहे कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला हुआ है, किस रचना पर, तो याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें जो मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला हुआ है? तो उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा भग्नदूत जो है अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो होगा 25 नंबर देख लीजिए। 25 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? तो ये जो लिखा गया है राम विलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि आपसे कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं, परंपरा का मूल्यांकन किसके द्वारा लिखा गया है? तो राम विलास शर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। कहे कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसके द्वारा? तो रामविलास शर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। और बहुत ही फेमस जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना जो है, निराला की साहित्य साधना किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और याद रखिए अगर कहे कि रामविलास शर्मा को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है तो निराला की साहित्य साधना पर उन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर देख लीजिए। मध्यकालीन बोध का स्वरूप लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा अगर कहे कि कविता के नए प्रतिमान, ध्यान से देखिएगा, कविता के नए प्रतिमान पर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो याद रखिए कविता के नए प्रतिमान पर जो है नामवर सिंह को क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। कविता की परख किसकी रचना है? तो शुक्ल की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर देख लीजिए। 27 नंबर कह रहा है कि कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो कलम के सिपाही के लेखक जो हैं प्रेमचंद्र के पुत्र जो हैं अमृत राय हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमृत राय ने इस रचना में क्या किया है कि प्रेमचंद्र की जीवनी को दिखाया हुआ है। अब देखिएगा प्रेमचंद्र की पत्नी का नाम क्या है? शिवरानी देवी है। क्या है जी? शिवरानी देवी है। अब जो है शिवरानी देवी जो है एक रचना लिखती हैं प्रेमचंद्र घर में। क्या लिखती हैं? प्रेमचंद्र घर में। उसमें क्या दिखाया गया है? प्रेमचंद्र की जीवनी को दिखाया गया है।
अभी आप देखे थे राम विलास शर्मा की रचना देखे थे, परंपरा का मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना देखे थे, और आप देखे थे प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं भी आप देखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 28, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी जो है किस में दिखाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, श्री गांधी में दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, 29 नंबर देख लेते हैं। 29 का है कि रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो रधिया जो है बदलू संस्मरण की क्या है? पात्र है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। कह रहा है कि संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। तो महादेवी वर्मा द्वारा कौन संस्मरण इसमें नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है यामा जो है क्या है? संस्मरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यामा क्या है? इनकी कविताओं का संकलन है, लिख भी देते हैं। यामा जो है महादेवी वर्मा की कविताओं का क्या है जी? संकलन है। बाकी ऑप्शन आप देख रहे हैं, जैसे स्मृति की रेखाएं हैं, पथ के साथी हैं, अतीत के चलचित्र हैं, ये तीनों रचना जो है महादेवी वर्मा का ही है और क्या है? संस्मरण है। यामा रचना पर, यामा कविताओं के संकलन पर उन्हें क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। किसको? महादेवी वर्मा को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 31 नंबर देख लीजिए। महादेवी वर्मा की गौड़ा गाय किस विधा की रचना है? तो गौड़ा गाय जो है ये इनका क्या है? रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अभी आप देखे थे महादेवी वर्मा का संस्मरण देखे हुए थे, स्मृति की रेखाएं देखे थे, पथ के साथी देखे थे, अतीत के चलचित्र देखे थे। और आपको पता भी है कि महादेवी वर्मा का कविताओं का संकलन का नाम क्या है? यामा। इसमें बहुत सारी कविताएं संकलित है, जैसे आप याद रखिएगा निर्जा याद रखिएगा, निहार याद रखिएगा, और सांध्य गीत। ये तीनों रचना जो है किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। और ये तीनों रचना किससे मिल जाएगी? तो यामा रचना में आपको मिल जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 32 नंबर देख लीजिए। अब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आपको मिलने लगेगा, ग्रामर से मिलेगा। कह रहा है 32 नंबर कि सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? किस रस का उद्दीपन विभाव है? तो जब सिंह गरजेगा तो आपको डर लगेगा, सांप फुंकार मारेगा तो डर लगेगा, और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है जी? भय होता है। तो जहाँ पर भय की भावना होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। और आप जानते हैं कि रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये सब जो होंगे अस्थाई भाव के अंतर्गत आते हैं। और आप याद रखिएगा, अस्थाई भाव से ही क्या होता है जी? रस का जन्म होता है। अस्थाई भाव जो होते हैं कितने होते हैं? 9 होते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। कहे कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। यही स्टेट 2025 में पूछा था कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। और याद रखिएगा, संचारी भाव को हम लोग व्यभिचारी भाव भी हम लोग कहते हैं। संचारी भाव को और किस नाम से जानते हैं? तो व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? 34वां संचारी भाव बोला है छल को। आचार्य देव ने क्या बोला है? 34वां संचारी भाव बोला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर। कहा जा रहा है कि दोहा किस प्रकार का छंद है? तो याद रखिएगा, दोहा जो है आपका
मात्रिक अर्धसम, यानी कि अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा होगा? दोहा हो जाएगा। अब देखिएगा, आप जान लीजिए आप कि जो मात्रिक छंद होते हैं, जो मात्रिक छंद होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला जो होता है सम मात्रिक छंद होता है, सम मात्रिक छंद। दूसरा जो होता है अर्ध सम मात्रिक छंद होता है और तीसरा विषम मात्रिक छंद होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देख लीजिए। 36 कह रहा है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है? तो यहाँ से पकड़ में आ रहा है कि 11 और 13 पर यति बोला हुआ है, तो रोला ही आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि रोला जो है किस प्रकार का छंद है, तो याद रखिएगा ये जो है सम मात्रिक छंद है रोला। और कहे कि गीतिका किस प्रकार का छंद है, तो ये भी जो है सम मात्रिक छंद है। हरिगीतिका किस प्रकार का छंद है, तो ये भी सम मात्रिक आपका छंद है। कहे कि छप्पय किस प्रकार का छंद है, तो ये विषम मात्रिक छंद है। छप्पय है और एक और छंद है कुंडलिया। याद रखिएगा छप्पय और कुंडलिया जो है विषम मात्रिक छंद है। इसमें आपको 6 चरण आपको दिखाई देंगे। इतना चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 37 नंबर कह रहा है कि जीहि सुमृत सिद्धि होई, गदनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। तो छंद यहाँ पर गिनिएगा, यहाँ पर मात्रा गिनिएगा। देखिए इसमें 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर 11 मात्राएं, यहाँ पर शुरू में 11 मात्राएं दिया रहता है। यानी कि प्रथम और तृतीय में कितना मात्राएं? 11 मिलेगा, 11 मात्राएं मिलेगा। उसके बाद द्वितीय और चतुर्थ में कितना मिलेगा? 13 मात्राएं मिलता है। तो किसका होता है जी? सोरठा का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा सोरठा जो है आपका अर्ध सम मात्रिक छंद है। और सोरठा छंद जो होता है दोहा का बिल्कुल क्या होता है? उल्टा होता है। सोरठा छंद जो होता है दोहा का क्या होता है? उल्टा होता है। और दोहा कहे कि किस प्रकार का छंद है? याद रखिएगा दोहा भी जो है आपका जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है। आपका बड़वे किस प्रकार का छंद है? तो अर्ध सम मात्रिक छंद है। आप देख लीजिए सोरठा, दोहा और बड़वे जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है। केवल यहाँ पर रोला जो है आपका जो है सम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सम मात्रिक छंद रोला हो जाएगा। और रोला में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देख लीजिए। 38 नंबर जो है अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट भी हुआ है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें आपको अलंकार बताना है। तो हम आपको एक ही चीज़ बताए थे कि ऐसा चिन्ह अगर कहीं पर भी मिल जाए तो वो जो होता है रूपक अलंकार का क्या होता है? पहचान होता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर भी वो चिन्ह है और यहाँ पर भी ये चिन्ह है, तो आसानी से इसका जवाब जो होगा रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार आप कैसे पहचानेंगे? यदि किसी पंक्ति में मानो, मनु, जनो, जनहु दिया रहे तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमा में क्या होता है कि यदि किसी पंक्ति में सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अनुप्रास में क्या होता है कि लगातार वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 39 देख लेते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर एक शब्द दे दिया है, एक शब्द दे दिया है और इसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा होगा? तो वहाँ पर जो होगा सलेश अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
यमक क्यों नहीं होगा? क्योंकि यमक में क्या होता है कि एक शब्द जो है वो 2 बार आएगा, 3 बार आएगा और हर एक बार अर्थ क्या होगा उसका अलग होगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही शब्द का क्या हो, अर्थ जो है भिन्न भिन्न निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सलेस अलंकार ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सलेस अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, सलेस अलंकार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक जो होता है अभंग सलेश होता है और एक जो होता है सभंग सलेश होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कह दे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा वर्ण के 2 भेद होते हैं। अगर आपसे कहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कहे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होता है। कहे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। कहे कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के भी 3 भेद होते हैं। आपसे कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर देखिए। 41 नंबर कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। प्रेमघन के द्वारा कौन सा पत्रिका संपादित है? तो इनका है आनंद कादम्बनी जो है प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। और कब लिखा गया है? 1881 में लिखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो मिर्ज़ापुर से ये निकलती है। इनकी एक और भी पत्रिका है, देख लीजिए, नागरी नीरद। नागरी नीरद पत्रिका भी कहाँ से निकलती है? तो मिर्ज़ापुर से निकलती है। और इसका प्रकाशन जो है 2 वर्ष बाद होता है, 1893 ईस्वी में होता है। कहे कि कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? कवि वचन सुधा जो है कहे किसकी पत्रिका है? तो याद रखिएगा इस पत्रिका के संपादक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसका प्रकाशन कब? 1868 ईस्वी में होता है। इंदु पत्रिका के संपादक कौन बनते हैं? तो अंबिका प्रसाद गुप्त को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? अंबिका प्रसाद गुप्त को बनाया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। 42 नंबर भी बहुत इजी प्रश्न है क्योंकि कई सेट में आ चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो चिदम्बरा को जो है 1968 ईस्वी में क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप बताएंगे कि चिदम्बरा जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये सुमित्रानंदन पंत की क्या है? रचना है। और स्टेट 2025 में STET 2025 में पूछा था कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पूछा था कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि बोला जाता है। इनकी रचना देख लीजिएगा। पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत की ही क्या है? रचना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी क्या है? रचना है। और कामायनी रचना में जो है 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं जी कामायनी में? 15 सर्ग हैं। इसके प्रथम सर्ग का नाम जो है चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम जो है आनंद है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कहे कि परिमल किसकी रचना है? तो परिमल जो है निराला जी की रचना है, जिससे हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हम लोग बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और परिमल का प्रकाशन कब होता है? 1930 ईस्वी में परिमल का प्रकाशन होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 43 नंबर देख लीजिए। 43 नंबर कह रहा है आपका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? कौन सा ऐसा उपन्यास यहाँ पर दिया है ऑप्शन में जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो ध्यान दीजिएगा, आधा गांव रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। आधा गांव किसकी रचना है जी? तो मासूम राजा की रचना है। मासूम राजा की रचना है आधा गांव, इसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा, रेहन पर रघु रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ये किसकी रचना है? रेहन पर रघु रचना जो है काशीनाथ सिंह की रचना है। किसकी है?
काशीनाथ सिंह की रचना है रेहन पर रघु, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब ध्यान देंगे कितने पाकिस्तान रचना पर भी क्या मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कमलेश्वर जी की ये रचना है कितने पाकिस्तान, इसी पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। क से कमलेश्वर और क से कितने पाकिस्तान, ये चीज़ याद रखेंगे तो काम आपका निकल जाएगा। देखिएगा इन्हीं हथियारों से, इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ये अमरकांत को मिला गया है, किसको मिला है, अमरकांत को। इन्हीं हथियारों से रचना के लिए मिला है अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार। कहे कि बहादुर किसकी कहानी है, तो बहादुर जो है अमरकांत की कहानी है। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है, तो अमरकांत की ही रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 44 नंबर देख लीजिए। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनने की ज़्यादा संभावना होती है। अक्षर पर सिरोरेखा, सिरोरेखा का मतलब समझ लीजिए, जैसे हम राम लिख रहे हैं तो ऊपर ऐसा पाई दे दी तो ये क्या है, सिरोरेखा है। तो कह रहा है कि अक्षर पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया है, किस समिति के द्वारा किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा देवनागरी सुधार समिति के द्वारा ये सिरोरेखा का प्रयोग का अनुमोदन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछते कि देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव हैं। कौन है जी, आचार्य नरेंद्र देव जो है देवनागरी सुधार समिति के क्या है, अध्यक्ष हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 कह रहा है कि मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, तो ये जो आता है खड़ी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर देख लीजिए, बहुत ही इजी है। कह रहा है कि दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है। देखिए जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। यहाँ बताना है कि जीवेश जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो जीवेश जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। जितना नाम रहता है वो सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान देंगे इसमें जो है जिसको से स्टार्टिंग यहाँ पर हो रहा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे कहता है कभी कभी कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे सर्वनाम की कुल संख्या जो होती है 11 होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 48 नंबर देख लीजिए। 48 नंबर कह रहा है कि आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही संधि विच्छेद जो होगा आज्ञा धन अनुपालन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पूछे कि इसमें कौन सी संधि है आज्ञा अनुपालन में, तो ध्यान दीजिएगा आपको हम बताए थे कि जहाँ बड़ी मात्रा है, जैसे देखिएगा इसमें आ रहा है, धन यहाँ पर अ है, दोनों जुटेगा तो क्या आएगा आ, और आ कैसी मात्रा है, बड़ी मात्रा है। तो जहाँ पर बड़ी मात्रा आती है वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 नंबर देख लीजिए। 49 कह रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। तो ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष शब्द में संधि जो हो जाएगी आपका यण स्वर संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका संधि विच्छेद देख लीजिए, प्रतिधन क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, प्रतिधन अक्ष हो जाएगा। इसमें यण संधि कैसे है, तो आपको हम बताए थे कि यदि य और व के पहले, य व और र के पहले आधा मिलता है वर्ण, तो वहाँ पर यण स्वर संधि हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 50 नंबर कि जगदीश शब्द में कौन सी संधि है। तो ध्यान रखिएगा इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जगत धन ईश हो जाएगा।
जगत धन ईश, तो जिसमें हलंत लग गया तो वो होता है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर कह रहे कि हर रोज यानी कि रोज रोज, हर रोज में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि हस्तलिखित शब्द उदाहरण है। हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखा गया। तो इसमें से कारक चिन्ह आ रहा है, और जहाँ पर विग्रह करने पर आपको कारक चिन्ह दिखाई देता है तो वो जो होता है तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 का बी हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है 53 सुपुरुष में कौन सा समास है? देखिए सुपुरुष का मतलब जो होता है ना, सुंदर पुरुष होता है। क्या होता है? सुंदर पुरुष होता है। और आपको हम बताए हुए थे कि जिस समास में विशेषण और विशेष से आते हैं, विशेषण और विशेष से आते हैं, वहाँ कर्मधारय समास हो जाता है। सुंदर क्या है आपका? तो विशेषण है, और पुरुष संज्ञा वाला क्या होता है? विशेष से होता है। तो जिसमें विशेषण और विशेष से मिले वो कर्मधारय समास हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में नीर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो नीर से कौन नहीं बना है? तो नीर से निकृष्ट नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर 54 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो अक्लमंदी में जो है अ उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है? तो उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है उपसर्ग। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 56 नंबर हो जाएगा, और बहुत ही इजी प्रश्न है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है सार प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्यय में कौन सी संधि है? तो यण स्वर संधि। अभी बताए थे कि य और व के पहले आधा आए तो क्या होता है? यण स्वर संधि होता है। चलिए आगे देखिए। 57 नंबर कह रहा है कि शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय जो होता है अंत में लगता है तो इसमें ता प्रत्यय है। और प्रत्यय का संधि विच्छेद पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? प्रतिधन अय। प्रतिधन अय बराबर क्या होता है? प्रत्यय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 कह रहा है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें आवत जो है आपका प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो होता है दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्रतिधन अय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है आपका अन्नी, अन्नी शब्द का सही प्रवाची बताइए। तो अन्नी का मतलब होता है सेना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 60 नंबर कह रहा है आपका कि नागर, नागर का प्रवाची शब्द है। तो नागर का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा आपका चतुर हो जाएगा। तो 60 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर देख लीजिए। कह रहा है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। देखिए वृक्ष सही है, वृक्ष का ही प्रवाची द्रुम होता है और वीटफ होता है। तो इसी में मिल गया, तो यही जो होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? वृक्ष का प्रवाची शब्द सब होगा। चलिए 62 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि गंगा का प्रवाची नहीं है। ध्यान रखिएगा, गंगा का प्रवाची भागीरथी है, सुरसरी भी है, मंदाकिनी है, देव नदी भी है, लेकिन अवतरणी जो है गंगा का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 63 नंबर, 63 कह रहा है कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत का मतलब जो गलत है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अथ का इति विलोम शब्द होता है, बिल्कुल सही है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपका अवनति का पतन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अवनति का विलोम शब्द क्या होना चाहिए आपका? उन्नति होता तो सही हो जाता।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।